आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये जिस पर हम लोग चाहेंगे, आप लोग अगर इस जो लिखा है उससे सहमत होंगे तो अभी आपके बीच में कागज जाए, उस पर साइन, अपना नाम, अगर संगठन का नाम लिखना चाहते हैं तो संगठन का नाम लिखें, नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम साफ साफ लिखिएगा, क्योंकि प्लेन पेपर है, साफ, जो कोई दूसरा पढ़ सके। ऐसा ना हो मैं ही पढ़ूं और खुदा, है ना, सिग्नेचर खाली नहीं करना, नाम भी साफ से लिखिएगा। तो ये पत्र हिंदी में इसलिए लिखा है कि चूंकि वो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो खुद हिंदी भाषी राज्य से आते हैं, तो उनको पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। सेवा में श्रीमान ओम बिरला जी, लोकसभा अध्यक्ष, भारत, नई दिल्ली। विषय: सांसद रमेश चंद्र विधूड़ी द्वारा सांसद के रूप में ली गई शपथ को तोड़ने व संविधान का उल्लंघन करने के लिए सदस्यता से बर्खास्त करने के संबंध में। महोदय, आपके संज्ञान में है, हाल के संसद सत्र के दौरान भाजपा के सांसद रमेश चंद्र विधूड़ी द्वारा कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, फड़वा जैसी नंगी और गंदी गालियों का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त विधूड़ी एक सांसद को उसके धर्म को निशाना बनाकर गालियां दे रहे थे और बाहर देख लेने की धमकी दे रहे थे, उस वक्त उनके पीछे बैठे दो कथित आदरणीय पूर्व मंत्रियों हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद को प्रसन्नता से हंसते हुए और तमाशे का आनंद लेते हुए कैमरे में दिखाई दिया। ये सब नई संसद के हाल में हुआ। ये सब उस स्थान पर हो रहा है जिसे विश्व स्तर पर मानवीय गरिमा और बुद्धि के उदाहरण के रूप में आज तक माना जाता था। भारतीय संसद जो बहसों, उद्घोषणाओं और समावेशी लोकतंत्र की गवाह थी, उस स्थान से एक निर्वाचित प्रतिनिधि को सत्ताधारी दल के सांसद द्वारा अपमानित किया गया है। आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भारत की सड़कों पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस नफरत और हिंसा को बढ़ावा दिया है, वो अब संसद के अंदर दिखाई दे रही है। हमने देखा कि सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधूड़ी के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन्हें रोकने का कोई गंभीर प्रयास किया गया। हमने मुट्ठी भर सांसदों को छोड़कर सदन में मौजूद साथी सांसदों से कोई विरोध या तत्काल निंदा नहीं देखी। संविधान की शपथ लेकर संसद में आने वाले सांसद के द्वारा संविधान का कितना बड़ा अपमान देशद्रोह के समान है, जो कि सदस्यता निष्कासन के लिए पर्याप्त आधार है। महोदय, रमेश विधूड़ी ने जब सांसद के रूप में अपनी शपथ ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, तो क्या ये शपथ उनके लिए कोई मायने नहीं रखती या सिर्फ बोलने के लिए है? और आपके अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी है कि उनको अपनी शपथ को तोड़ने और झूठी ईश्वर की शपथ खाने को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भारत के नागरिकों में यह भावना विकसित होगी कि मौजूदा सत्ताधारी दल देश के संविधान, संसद में ली हुई शपथ व ईश्वर का भी सम्मान नहीं करते हैं। महोदय, आपके कार्यकाल का यह सबसे खराब दिन होगा अगर सांसद को बाकी कार्यकाल के लिए निष्कासित नहीं किया गया। हमारी आपसे मांग है कि रमेश विधूड़ी का संसद से निष्कासन किया जाए। रमेश विधूड़ी को आगे चुनाव लड़ने से रोके जाने की संस्तुति की जाए। ये इन मांगों को, ये एक पत्र है। अगर आप लोग इस पत्र से सहमत हैं तो अभी कागज आप लोग अपना नाम, संगठन का अगर कोई नाम लिखना चाहते हैं तो संगठन का नाम लिखें और साइन करें, ताकि हम इसको कल को ईमेल और पोस्ट दोनों से भेज सकें। थोड़ी जगह छोड़ के थोड़ा सा नीचे कर दें, हाँ बस यहाँ से कुछ अगर एक आध लाइन और लिखनी पड़े तो आप सब यहाँ पर आए बहुत शॉर्ट नोटिस के बुलावे पर। कल ही सबको मैसेज किया, इतनी बारिश के बाद आप लोग आए। मैं आप सबका, हम अपने सभी साथियों की तरफ से शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि ये सबका समावेशी कार्यक्रम है और ये एक तरह से अहमदाबाद में के जो जागरूक लोग हैं उनकी तरफ से एक प्रतिक्रिया का स्वरूप बने, उसको लेकर ये एक आज की एक शुरुआत थी जिसमें आप सभी लोग आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आज नहीं बोल पाए। आने वाली हम लोग लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है।
जिसमें सभी लोग अपनी अपनी बात रखें और किस तरह से हम अहमदाबाद को एक सेंटर के रूप में विकसित करें कि देश के मानवाधिकारों के खिलाफ घटी जाने वाली किसी भी घटना पर हमारे समूह के द्वारा तात्कालिक प्रतिक्रिया व्यक्त की जाए। शुक्रिया। मैं सिर्फ राम मनोहर लोहिया की उस लाइन के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि जब उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाया करती है, और शायद इसीलिए अहमदाबाद के जो नौजवान लोग साथी शनिवार के दिन मिले थे, कल ही मैंने जैसे बताया कि मुद्दा कुछ और था, हम लोग किसी और मुद्दे के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन हम भी ये समझ रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत है कि सड़कों की जो लड़ाई थी वो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहीं साइड पे रख दी है। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी बन जाती है, हम सबका दायित्व बन जाता है कि हम सड़कों की लड़ाई को कैसे सड़कों पर लेकर जाएं, और जो मुद्दे संसद में उठाने से लोग घबरा रहे हैं, हम उनको सड़कों से उठाकर संसद में जो लोग बैठे हैं उनको ये कहें कि अभी भी सड़कें सूनी नहीं है, हम तुमको आवारा नहीं होने देंगे। क्योंकि संसद वो जगह है जिसकी इमारत को तो बदला जा सकता है लेकिन उसके रूप को नहीं बदला जा सकता, और भाजपा और संघ परिवार के लोग संसद की उस रूप को बदलना चाहते हैं। जब मैं कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि हमने पिछले दिनों नहीं, जब से सरकार बदली है 2014 से, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि भाजपा कभी किसी गली का, कभी किसी मोहल्ले का, कभी सड़क का नाम बदल रही है, लेकिन अब वो नौबत आ गई है कि वो देश का नाम बदलने की तरफ भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। एक कोशिश उनकी तरफ से हम लोगों ने देखी ली G20 के टाइम पर कि किस तरह से जहां पर आज तक इंटरनेशनल लेवल पर और इंग्लिश में भारत का नाम इंग्लिश में इंडिया ही लिखा जाता था, इंग्लिश में भी उन्होंने भारत लिखना शुरू किया है। तो ये सिर्फ एक नाम का मामला नहीं है, ये मामला है पूरी तरह से एक नई व्यवस्था को खड़ा करना। नई व्यवस्था हम सबके लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए पुरानी है जिसको वो वर्ण व्यवस्था कहते हैं, और उसी तरफ वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब आप रमेश बुधुड़ी को सुनेंगे, मुझे उनको सांसद और मान्यवर कहते हुए भी शर्म आती है, रमेश बुधुड़ी को सुनेंगे तो किस तरह से सीधा टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी और धर्म के लोगों के लिए, किसी और विचारधारा के लिए भारत के अंदर अब कोई जगह नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में मेरे मन में जो एक सवाल, कलीम भाई ने भी बात की, मुजाहिद भाई ने भी बात की, कि एक ऐसी पार्टी का सांसद जिसकी पार्टी के बारे में या उस पार्टी से पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ या उनके बारे में अगर कुछ कहा जाता था तो इसी भारत में सड़कों पर का बहुत जबरदस्त संग्राम होता था और होता है। लेकिन उस पार्टी की मुखिया की तरफ से भी जिस तरह का बयान आना चाहिए था वो बयान आया नहीं है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं कि जो लोग उनके साथ मिलने गए या आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्पीकर कुछ नहीं करने वाले। शायद हो सकता है कि हमारी चिट्ठी से कुछ ना भी हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे। कि हो सकता है कि ये बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन आज जिस तरह से सिस्टम ने लोगों की आवाज को दबाने का काम किया है, लोगों को बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है, वैसे समय पर अगर अहमदाबाद के इस शहर में अगर हम 25 लोग 40 लोग भी इकट्ठा होकर ये कहते हैं कि रमेश बुधुड़ी ने गलत किया था, उसके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए, तो आज के टाइम पर इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जहां पर बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं बोल रहे हैं, वहां पर हमारे जैसे लोग अगर सब मिलकर ये कहते हैं कि रमेश बुधुड़ी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, स्पीकर को उनके खिलाफ ये रिकमेंडेशन देना चाहिए कि उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। और हमारी जो मांग है, जो आप लोगों के बीच में हम लोग शेयर करेंगे, वो यही है कि सिर्फ न सदस्यता रद्द किया जाए, उनको आने वाले चुनाव लड़ने से भी रोका जाए। अगर ऐसा नहीं होगा और इस मांग को अगर हम नहीं दोहराएंगे और मजबूती से नहीं उठाएंगे, तो ये दूर नहीं है कि
सिर्फ वहां पर वर्बली लिंचिंग नहीं होगा, वहां पर फिजिकल लिंचिंग भी होना शुरू होगा। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। शुक्रिया। सौ भाइयों और बहनों, આપણે એક એવા માહોલમાં મળી રહ્યા છીએ કે જે માહોલ આ દેશના જે બંધારણીય મૂલ્યો છે, લોકશાહી મૂલ્યો છે, એ મૂલ્યોના ભયંકર ધોવાણનો માહોલ છે। અને મને લાગે છે કે આપણે બધાએ ભેગા મળીને આ માહોલને બદલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। જે કંઈ બન્યું છે લોકસભામાં એનાથી આપણે બધા ખિન્ન થઈએ, ગુસ્સે ભરાઈએ, એ બહુ સ્વાભાવિક છે। અને એટલે જ મેં કલીમભાઈને કહ્યું હતું, આ મારી દરખાસ્તથી તો આ મીટિંગ થઈ રહી છે। કલીમભાઈને મેં કહ્યું કે કંઈક કરો, એક આખો સમુદાય, બધા સંગઠનો ભેગા થાય અને આ જે કંઈ બન્યું છે એની સામે અવાજ ઉઠાવે, બહુ જરૂરી છે। આપણે બધા ચૂપ રહીએ છીએ, બેસી રહ્યા છીએ, કશું બોલતા નથી। એનું પરિણામ એ આવે છે કે અમને એમ થાય છે કે આ બધા તો ચૂપ જ રહેવાના છે, કશું બોલવાના નથી, કંઈ વિરોધ કરવાના નથી, તો આપણે જે કંઈ કહીએ છીએ તે બધું ચાલુ નથી। એટલે હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આપ આપના કુવામાંના દેડકા જેવી જે સ્થિતિ છે એમાંથી બહાર આવો અને આપ સૌ આ ઘટનાનો વિરોધ કરો। મૂળ સવાલ શું છે આમાં? મૂળ સવાલ એ છે કે કોઈ એક સમુદાયને, ખાસ કરીને મુસ્લિમોને, આ માત્ર મુસ્લિમોની જ વાત છે એવું નથી, ખ્રિસ્તીઓની પણ આ દશા છે, દલિતોની પણ આ દશા છે। એટલે કોઈ એક સમુદાયને અથવા આવા કેટલાક સમુદાયોને લક્ષ્યાંક બનાવીને લોકશાહી ચાલી રહી છે, એને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે અને એ બધાને જુદી જુદી રીતે પરેશાન કરવામાં આવે। એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે દેશદ્રોહી છો, તમે અર્બન નક્સલ છો અને પોતાની જાતને દેશભક્ત અને દેશપ્રેમી તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, જાણે કે દેશપ્રેમ કે દેશભક્તિ એમના બાપનો ઇજારો હોય। આવી ભાષા મને પણ વાપરવી નથી ગમતી, પણ જે ભાષાનો પ્રયોગ જાહેરમાં અને સંસદમાં થઈ રહ્યો છે કે મને આવું બોલવાને માટે પ્રેરે, ગુસ્સો છે મગજમાં, કારણ કે તમને મને બધાને દેશદ્રોહી ઠેરવવા માટે નીકળેલી ગેંગ છે। એટલે આપણને ટુકડે ટુકડે ગેંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે, આપણને દેશદ્રોહી તરીકે ઓળખવામાં આવે, આપણને અર્બન નક્સલ તરીકે ઓળખવામાં આવે। આવા બધા વિશેષણો આપણા માટે વાપરવામાં આવી રહ્યા છે। હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આ જે કંઈ બન્યું છે એનો સખત વિરોધ કરીએ। તમે જુઓ કે અમુક લોકોના સંદર્ભમાં પગલાં લેવાય, અમુક લોકોના સંદર્ભમાં પગલાં ના લેવાય। એને શું કહેવાય? એને એમ કહેવાય કે કાયદાનું શાસન નથી, રૂલ ઓફ લો, કાયદાનું શાસન એ લોકશાહીનો પાયાનો સિદ્ધાંત। કાયદો લખેલો હોય, નિયમો લખેલા હોય અને એ મુજબ જેને પણ અમલ કરવાનો છે એ કરે અને જેને સજા કરવાની છે એ કરે, એને કાયદાનું શાસન કહેવાય। અને આ લોકશાહીનો બહુ પાયાનો સિદ્ધાંત છે। અને એટલે બંધારણીય કલમ નંબર 14 લખવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, ઉંમર, સ્ત્રી પુરુષના કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના કાયદો બધાને લાગુ પડશે। એટલે જો દાની શરીરની સામે જે કંઈ બોલવામાં આવ્યું છે એના સંદર્ભમાં સંસદના એટલે લોકસભાના સ્પીકર
કે જો કોઈ પગલા ન ભરે જે ભરવા જોઈએ, જે બીજાઓના સંદર્ભમાં કરવામાં આવ્યા છે તેવા પગલા ન ભરે, તો એનો અર્થ એ થયો કે સંસદનો જે નિયમ લખેલો છે એ નિયમનું યોગ્ય પાલન થતું નથી અને સમાન ધોરણે પાલન થતું નથી. અને એનો અર્થ એવો થાય કે કાયદાનું શાસન નથી અને એનો અર્થ એવો થાય કે લોકશાહી નથી. આ જે પાયાનો મુદ્દો છે, પાયાનો મુદ્દો આપણે સમજતા નથી. એટલે મને એમ લાગે છે કે જો આપણે કાયદાના શાસનમાંથી, એના સિદ્ધાંતમાંથી બહાર નીકળી જઈશું તો અંધાધૂંધી ફેલાશે. અને આ અંધાધૂંધી આપણને સૌને બહુ વ્યાપક રીતે અસર કરશે, કરી રહી છે. અમુક જગ્યાએ કાયદો લાગુ પાડવામાં આવે છે, અમુક જગ્યાએ કાયદો લાગુ પાડવામાં આવતો નથી. હું આજે સોશિયલ મીડિયા પર લખવાનો વિચાર કરું છું, પણ આજે 2 પોસ્ટ મૂકી દીધી એટલે મને એમ થાય છે કે કાલે લખું. કેટલા બધા ધાર્મિક સર્કસો નીકળે છે, બધા ધર્મોના નીકળે છે. હિન્દુઓ વધારે છે એટલે હિન્દુઓના વધારે નીકળે છે. કોણ પોલીસ પરવાનગી લે છે? કોણ લે? પણ જો આપણે સરકારની કોઈ નીતિ કે કોઈ કાર્યક્રમ એનો વિરોધ કરવો હોય અને આપણે 50 જણાએ ભેગા થવું હોય ફૂટપાથ ઉપર, રસ્તા ઉપર, કે સર્કસ કાઢીને 1 કિલોમીટર દૂર જવું હોય તો આપણી પાસે પોલીસની પરવાનગી લાવો એમ કહેવામાં આવે છે. એનું પરિણામ શું દેખાય છે? પરિણામ એ દેખાય છે કે અંધાધૂંધી છે. આપણને એમ કહેવામાં આવે છે કે તમે ટ્રાફિકને તકલીફ ના પડે માટે તમારે પરવાનગી લેવી જરૂરી છે. ભારતના બંધારણમાં કલમ નંબર 19માં આપણને અધિકાર છે કે હથિયારો વિના આપણે ભેગા થઈએ, શાંતિથી ભેગા થઈએ અને વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા છે. તો આપણે હથિયારો વિના ભેગા થઈએ છીએ, આપણે શાંતિથી ભેગા થઈએ છીએ અને આપણે આપણી અભિવ્યક્તિ કરીએ છીએ સરકારના કોઈ નીતિ કે કાર્યક્રમ અનુસાર એમાં. અને આપણને ખબર છે કે આપણે કોઈ ટ્રાફિકને અડચણરૂપ થવાના નથી, તેમ છતાં પોલીસની પરવાનગી અનિવાર્ય છે અને પોલીસ તમને પરવાનગી આપતી નથી. અને આખા દેશમાં ડગલા બંધ ધાર્મિક સાહસો એક પણ જાતની પોલીસ પરવાનગી વગર નીકળે છે. એ 50 જણાના પર છે અને 1000-2000 જણાના પર છે. ટ્રાફિક રોકાઈ જાય એક સાઈડનો, જે સાઈડમાં એ જાય છે. અમદાવાદમાં આજે સવારે તમે એવું જોયું, એવું સર્કસ જોયું કે જે શું કહેવાય ગણપતિ હતા કે કોઈ માતાજી હતા મને ખબર નથી, એનું સર્કસ હતું અને ટ્રાફિક રોકાઈ ના જાય એટલે ક્યાં ચાલતું હતું ખબર છે? કે BRTS ની અંદર ચાલતું હતું. અને હું ને તમે જો BRTS માં કાર લઈને જઈએ કે સ્કૂટર લઈને જઈએ કે બાઇક લઈને જઈએ તો આપણે કાયદાનો ભંગ કરીએ છીએ, એના માટે પોલીસ આપણને પકડે છે. CCTV લગાવેલા છે. આ CCTV માં ક્યાંક નહીં કર્યું હોય આ સર્કસ. તો મારો જે કહેવાનો મુદ્દો છે તે આ છે કે કાયદા સમક્ષ સમાનતા એ આપણો અધિકાર છે, આપણો મૌલિક અધિકાર છે અને એ અધિકારનું પાલન કરવાની જવાબદારી સરકારનું કામ એ નથી કે આપણા અધિકારોનું હનન કરે, આપણા અધિકારો લઈ લે. આ ભારત આપણે બનાવ્યું વી ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા, હમ ભારત કે લોક, એમ જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ત્યારે એનો અર્થ એ થાય છે કે અંદર જે અધિકારો લખેલા છે એ બધા અધિકારોનું પાલન કરવાની જવાબદારી સરકારની છે. એ સરકારને આપણે જવાબદારી સોંપી છે. આ ભારત આપણે એ માટે બનાવ્યું. એટલે મને એવું લાગે છે કે છેલ્લા ગુજરાતમાં તો લગભગ 23 વર્ષથી અને દેશમાં લગભગ 9 વર્ષથી જે માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે એ માહોલ એ પ્રકારનો છે કે અમારે જે કરવું હોય તે કરીએ, અમને કોઈ કાયદો લાગુ પડશે નહીં, અમે રાજા છીએ. એટલે ગલીનો એક નાનકડો ભાજપનો કાર્યકર્તા પણ કે RSS નો કાર્યકર્તા પણ આજે એમ સમજે છે કે એ રાજા છે, એને કશું થવાનું નથી. કાયદો બધાના માટે છે પણ એ લોકો ભૂલી ગયા છે કે કાયદો એમને માટે, બહુ ઈરાદાપૂર્વક ભૂલી ગયા છે. એટલે કાયદો તમારા માટે જ છે, અમારા માટે છે. આને લોકશાહી ના કહેવાય અને રાજાશાહી કહેવાય.
અને આટલા બધા રાજાઓ પેદા થઈ ગયા એ ભાજપમાં માને છે એ બધા રાજાઓ. આ પ્રકારની જે ગંભીર પરિસ્થિતિ આપણે ત્યાં ઊભી થઈ છે એ ગંભીર પરિસ્થિતિમાંથી આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળીએ એ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. આ રાજકીય મુદ્દો છે, સીધી ને સાટ વાત છે. આમાં રાજકારણથી ભાગવાની વાત નથી. રાજકારણ તો મારા તમારા ઘરમાં ખેલાય છે. આજે ભીંડાનું શાક બનાવવું કે આજે ચિકન બનાવવું એના વિશે પણ રાજકારણ ખેલાય છે. એટલે રાજકારણથી ભાગવાની જરૂર નથી. આ સત્તાનું રાજકારણ, પણ સત્તાના રાજકારણનો ઉપયોગ જે રીતે થઈ રહ્યો છે એ આપણા સૌને માટે ભયંકર ચિંતાજનક બાબત છે. એટલે આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી છે, धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है. આવું કશું ખતરામાં છે નહીં. ખતરામાં કશું હોય ને તો એ સંવિધાન, ખતરામાં કશું હોય ને તો એ મારી ને તમારી આઝાદી છે. ધર્મ ખતરામાં નથી. આ મારી અને તમારી જે આઝાદી ખતરામાં છે એની સામે આપણે લડવા, આની સામે આપણે લડીશું. હું તો હમણાં 4 દિવસ પહેલા અહીંયા મોટાભાગના મુસ્લિમો બેઠા છે એવું ધારણા કરું છું. હું 4 દિવસ પહેલા એવા એક કાર્યક્રમમાં ગયો હતો વડોદરા કે જ્યાં બધા જ ખ્રિસ્તી પાદરીઓ હતા, ફાધર્સ એન્ડ સિસ્ટર્સ. એમને પણ મેં કહ્યું છે કે ધર્મ ખતરામાં નથી, તમારી ને મારી આઝાદી ખતરામાં છે, આ દેશ ખતરામાં છે. તમે દેશભક્તિની વાત કરો છો ને તો આ દેશ ખતરામાં છે. એટલે જો આપણે ધર્મને બાજુ પર મૂકીને આપણા સંવૈધાનિક મૂલ્યોને માટે લડીશું તો મને લાગે છે કે આપણે આપણી જાતને પણ બચાવી શકીશું. નહીં તો આપણે આપણી જાતને પણ નહીં બચાવી શકીએ. ધર્મને બચાવવા જતા આપણે આપણી જાતને ખોઈ બેસીશું. મને લાગે છે કે આ વાત આપણા મનમાં બહુ મક્કમ રીતે ઊભી થવી જોઈએ. માનવ અધિકારો એ સૌથી મહત્વનો મુદ્દો છે. એ અધિકારો આપણે મૂળભૂત અધિકારો તરીકે ભારતના બંધારણમાં લખ્યા. એટલે દાનિશની સામે જે કંઈ થયું છે તે આ દેશના માત્ર મુસ્લિમો સામે થયું છે એમ નથી, આ દેશની એક એક વ્યક્તિ સામે થયું છે. એ માત્ર ચૂંટાયેલા મુસ્લિમ સંસદ સભ્યોને આતંકવાદી કહેવાનું શી ખબર, કેટલાક 2 શબ્દો વાપરે છે ને તો અથોય મને ખબર નથી. આતંકવાદી કહે છે, ત્રાસવાદી કહે છે, બરાબર. તો કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે કોને આતંકવાદી કહે છે, કોને ત્રાસવાદી કહે છે. જેમ દેશદ્રોહી બધાને કહે છે જે સરકારના વિરોધી છે, જે એમની વિચારધારાના વિરોધી છે, એમ એ બધાને ત્રાસવાદી તરીકે, આતંકવાદી તરીકે ચિતરવા માંગે છે. આ સોચી સમજી સાજિશ છે. આ સાજિશને આપણે બરાબર ઓળખવાની આવશ્યકતા છે. એટલે મને એમ લાગે છે કે આપણે આ જે આખી ઘટના છે એને કોઈ એકંદોકલ ઘટના તરીકે જોવાની આવશ્યકતા નથી. પણ જે આખી ઘટના છે એ ઘટના એ મારી અને તમારી આઝાદી ઉપરનો હુમલો છે. એ હુમલા તરીકે આપણે આને જોઈએ અને આપણે એનો વિરોધ કરીએ. મને ખબર નથી શું થશે આપણા એક ઠરાવથી, પણ આવી સેંકડો સભાઓ આખા દેશમાં થવી જોઈએ. અને આવા સેંકડો ઠરાવો એ ઓમ બિરલા સામે પહોંચવા, કારણ કે તો જ એમને ખબર પડે કે ના કોઈ બોલનારું છે, કોઈક અવાજ ઉઠાવનારું છે, કોઈ પોતાની આઝાદી માટે લડનારું. જો આ દેશના 2 ઉદાહરણો છે. એ ઉદાહરણો આપણે બરાબર નજર સમક્ષ રાખીએ. ઇતિહાસકારો એવું કહે છે દેશ આઝાદ થયો ને ત્યારે આપણી આઝાદી 33 કરોડ હતી આપણી વસ્તી. પણ ઇતિહાસકારો એવું કહે છે કે જેમણે અંગ્રેજો સામે સરઘસ કાઢ્યા, લાઠીઓ ખાધી, જેલમાં ગયા, ગોળીઓ ખાધીને મરી ગયા, કેટલાકને સરકારે ફાંસી આપી, ભગતસિંહ જેવા, એવા બીજા અનેકને. આ બધા લાઠીઓ ખાનારા, ગોળીઓ ખાનારા, જેલમાં જનારા, ફાંસીએ ચડનારા, બરાબર, વંદે માતરમ કહીને દેશ માટે લડનારા એવા લોકોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો કે 1 કરોડ હતી.
33 કરોડમાંથી 1 કરોડ લોકો એવા હતા કે જે લડતા હતા અંગ્રેજો સામે આઝાદીને માટે. અંગ્રેજો ગયા, આઝાદી મળી, 1 કરોડ લડ્યા અને આઝાદી 33 કરોડને મળી. આ એક ઉદાહરણ છે. એવું એક બીજું ઉદાહરણ પણ છે કે 1975 થી 1977 દરમિયાન ઇન્દિરા ગાંધીએ કટોકટી લાદી આ દેશને જેલ જેવો બનાવી દીધો. બરાબર? એ વખતે કેટલા લોકો જેલમાં ગયા, ઇન્દિરાએ કેટલા લોકોને જેલમાં નાખ્યા. મોરારજી દેસાઈ, જયપ્રકાશ નારાયણ, અટલ બિહારી વાજપેયી, LK અડવાણી અને આવા બીજા અનેક લોકોને જેલમાં નાખ્યા. કેટલા? સંખ્યા શું છે? ઇતિહાસકારો એવું કહે છે કે એમની સંખ્યા 1 લાખ જેટલી છે. અને એ વખતે દેશની આબાદી કેટલી હતી? 75 કરોડ. 1 લાખ લોકોને ઇન્દિરાએ જેલમાં નાખ્યા અને 75 કરોડ લોકો ચૂપ થઈ ગયા. આ બંને ઉદાહરણો આપણી પાસે છે. આપણે 75 કરોડમાં થવું જોઈએ, 1 કરોડમાં થવું જોઈએ, 1 લાખમાં થવું જોઈએ કે 33 કરોડમાં થવું જોઈએ, આપણે જાતે વિચારવાનું. એટલે આપણે થોડા હોઈએ પણ આ થોડા જ હંમેશા લડતા હોય. તો આ લડીએ, આપણી આઝાદી માટે લડવાનું છે. અને જો આપણે આપણી આઝાદી માટે લડીએ નહીં તો આપણે માણસ ના કહેવાઈએ, આપણે જંતુ કહેવાઈએ, મચ્છર. આનાથી વિશેષ કશું જ નહીં. સરકાર તમને 2 હાથમાં હાથ કરીને મારી નાખે. તો આપણે જિંદા છીએ, ટાઈગર અભી જિંદા. એની સાબિતી આપણે સરકારને આપવાની છે. આટલી વાત કહેવા માટે મને ઉપસ્થિત કર્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. जो घटना घटी है, पहली बात तो ये कि मेरे पहले के जो वक्ताओं ने अपनी बात यहाँ रखी, मैं अपने आप को उसके साथ में एसोसिएट करते हुए, ताकि दोबारा वही बात न कहूँ मैं, तो उससे एसोसिएट करते हुए मैं अपनी कुछ बातें रख रहा हूँ. ये जो नई इमारत बनी पार्लियामेंट की, ये वैसी इमारत है जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने पार्लियामेंट बनवाई थी और सत्ता कब्जा करने के लिए उसने पार्लियामेंट को आग लगा दिया था और ये कह दिया था कि कुछ लोग जो है राष्ट्रद्रोही लोग इसमें आ गए हैं, इसलिए निकल नहीं पाए और उनको जला दिया गया. फिर हिटलर का जो कारनामा हुआ जर्मन में, तो वहाँ पर जो है वो उसके बाद हिटलर मारा गया. फिर कुछ लोगों ने कविताएं लिखी. उसमें एक कवि है जिसका हिंदी रूपांतर मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले वो यहूदियों के लिए आए, हम चुप रहे क्योंकि हम यहूदी नहीं थे. फिर उसके बाद वो ट्रेड यूनियनों के लिए आए, हम चुप रहे क्योंकि हम ट्रेड यूनिस्ट नहीं थे. फिर उसके बाद वो कम्युनिस्टों के लिए आए, हम चुप रहे क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं थे. बाद में वो हमारे लिए आए तो तब हम कुछ बोल नहीं सके क्योंकि हम अकेले थे. तो ये परिस्थिति हिंदुस्तान में हो रही है. सवाल दानिश अली के साथ जो हुआ उससे कोई भी आदमी सहमत नहीं हो सकता है, लेकिन दानिश अली के साथ में जो हुआ वो एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया. तो जो भी हमारे सामने बोलेगा उसका जो है वो दानिश अली जैसा ही हाल या उससे भी खराब हाल जो पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है वो हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे. उनकी बात ये है. दूसरी बात ये है कि ये जो आवेदन पत्र मेमोरेंडम तैयार हुआ है, हमको जो भी जितनी भी लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, उसका उपयोग करके हमको आवेदन पत्र देना चाहिए. लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैं इस समझ पे पहुँचा हूँ कि दानिश अली के विरोध में जो दानिश अली के सामने जो व्यवहार किया गया है वो विधूरी के सामने पगला लेने के बजाय वो एक्शन जो है वो दानिश अली के सामने लिया जाएगा और दानिश अली को पार्लियामेंट से निकाल दिया जाएगा. आज भी संजय सिंह कितने समय से बाहर है. अधीर रंजन ने माफी मांग लिया इसलिए वो बच गए. तो ये परिस्थिति है. ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे अपने जो भी मसाइल हो, जैसे भी हों, हम अपने अपने ढंग से उन मसाइलों पर अपना संघर्ष तेज करें. लेकिन ये एक ऐसा संघर्ष है जिसको हम अकेले लड़ नहीं सकते. इसलिए इस लड़ाई को हमको अपने मसाइलों को कुछ समय के लिए अलग रखते हुए भी इस मसाइल को इसको हमको लड़ना पड़ेगा. और वो लड़ाई
मात्र ट्रेड यूनियन के लोग लड़े, पॉलिटिकल पार्टी के लोग लड़े, ये एक इम्तिहान है सबके लिए, भारत की जनता के लिए, अहमदाबाद की जनता के लिए और गुजरात की जनता के लिए एक इम्तिहान है। अब वो हम उसमें कितना पास होते हैं वो हमारा व्यवहार हमको बताएगा। इसलिए इस मसले को हमको जितना होवे उतना मजबूती के साथ वो लड़ना चाहिए। लड़ने के बगैर हमारे सामने कोई जरिया नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा लड़ने का। 64 के अंदर मजदूरों की एक लड़ाई चली और वो लड़ाई चली जब कालूपुर से सरघस आ रहा था यहाँ मजूर महाजन के यहाँ, तो कालूपुर पुलिस स्टेशन के सामने घोड़े दौड़ा दिए थे। उसमें 4 से 5 लोग मारे गए। उनकी लाश लेकर के लोग जो है काकरिया फुटबॉल ग्राउंड में गए। वहाँ हिंदू लाल की सभा थी। हिंदू चाचा तो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा मानते हो कि आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो 1965 के अंदर अहमदाबाद कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें इस सरकार के सामने आप जो है विरोध में मतदान करें। और लोगों ने मतदान किया और पहली बार जो है वो गैर कांग्रेसी कॉरपोरेशन आई। तो सवाल इतना ही है कि आज हमारे मसाइल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसकी अपनी सीमाएं होंगी, अपनी लिमिटेशन होगी, वो सब कुछ होगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज की परिस्थिति ऐसी है कि खराब से कम खराब आदमी को पसंद करने की और उसको अपने साथ में लेने की जरूरत है। हो सकता है कि हमारी और उसकी भिन्नता होगी, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि एक ऐसा सवाल है कि यदि हम अभी नहीं सोचे तो फिर सोचने का वक्त खत्म हो जाएगा और परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि हालत खराब से खराब हो जाएगी और हम उसको बचा पाने में, उसको सुधार पाने में सफल नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार। जय हिंद, जय गुजरात। आज के देश में हो रहे और साथ ही साथ संसद के असभ्य वर्तन के लिए हम सब जागरूक हुए, जैसे तमाम मेरे साथी। सिर्फ जो बात हुई गलियों में अभी था, रोड पे था, अब तो संसद में आ चुका और नारा लगाया जाता है सबका साथ सबका विकास। यह है नया विश्वास। क्या ऐसा होगा यही विश्वास? उसके लिए हमें जागना पड़ेगा और समाज के हर तबके को, सब साथियों को लेकर हर तरह की अलग अलग लड़त लड़ना पड़ेगी। और जब राहुल गांधी के ऊपर कोई भी समाज की टिप्पणी पे बात हो सकती है, उस पर केस हो सकता है, तो क्या ये बदूरी पे केस नहीं हो सकता? उस पर भी केस करना चाहिए। समग्र मुस्लिम समाज की लाभ निभाई है, समग्र देश के लोगों की। मैं तो कहूँगा एक समाज की नहीं, मुस्लिम की नहीं, देश के बंधारण पे हमला है, समग्र समाज के ऊपर। उनके मगज में रहे एक विचारधारा थी, वो एक थोपी जा रही है। ज्यादा वक्त न लेते हुए जो आज का ठहराव है उसमें समग्र समाज और तमाम लड़ने वालों को मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को ये जालिम हुकूमत से कहीं ना कहीं लड़ने की हमें तौफीक दे और इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब एक दिन। आज हम सब ने मेरे से पहले वक्ताओं को सुना है, उन्होंने तमाम इश्यूज को कवर कर लिया। खासतौर पर माननीय हेमंत कुमार साहब की बात बोलने जैसा कुछ ऐसा नहीं है। उनके बाद बोलने का नंबर आया, थोड़ा कठिन मामला रहेगा, लेकिन फिर भी 2-3 इशू जो दिमाग में चल रहे थे वो आपके साथ में शेयर करके अपनी जगह ले लूँगा। पहली चीज़ ये कि जब NTCA मूवमेंट चल रहा था उस वक्त बहुत सारे लोग मिलकर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, और जो कि बहुत ही सही नैरेटिव था कि ये जो कानून बना इसके लिए पूरे देश की लोग रोज था
असल में कानून जो था वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल ही हमारे संविधान का रूल है। उस प्रेम्बल ने देश के एक एक शहरी को 4 चीजें प्रदान की थी कि जस्टिस सबके लिए होगा, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। असल में इस कानून के जरिए इस संविधान की इस रूप को खत्म किया जा रहा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो मेन चीज उसके अंदर जो है इक्वालिटी अगर खत्म हो जाएगी, इस देश में सिटीजनशिप धर्म की बुनियाद पर दी जाएगी, तो संविधान अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए नेगेटिव खड़ा करने की उस वक्त भी कोशिश किया जो कि सही नेगेटिव था। इसके वजह से होना ये चाहिए था कि पूरे देश की जनता इसके खिलाफ सड़कों पर आ जाती और अपने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ती, और उस वक्त लोगों ने कोशिश की धीमे धीमे और लोग उस पर लोगों को समझ में आया और लोग ढूंढने भी लगे, लेकिन थोड़ा देर से समझ में आया। और इसलिए देर से समझ में आया क्योंकि एक खास कम्युनिटी को, मुसलमानों को बारे में बोलना कि कोई शख्स मुसलमानों के बारे में बोल रहा है कि उनके हक में बोल रहा है, तो ये नैरेटिव भी खड़ा कर दिया गया इस मुल्क में कि अगर ये मुसलमान के हक में बोल रहा है या मुसलमान बोल रहा है कि देश के विरोध में बोल रहा है। इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसको समझने में। अब यही मसला दानिश अली के साथ भी है। अब दानिश अली को कोई संसद में बैठकर गाली दे तो इसका मतलब उसने दानिश अली को गाली दिया, लेकिन दानिश अली सिर्फ के लिए जो गाली देने के जो वर्ड इस्तेमाल किए गए, उससे पता चल रहा था कि सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं है बल्कि पूरी कम्युनिटी को गाली दी जा रही है। इसलिए जाहिर सी बात है जब पूरी कम्युनिटी को गाली दी जाए तो सबको होश में आना जरूरी है और बाहर निकलना भी जरूरी है। लेकिन जहाँ तक ये बात भी सही है कि ये तमाम एक पूरी कम्युनिटी गाली दी गई थी, वही इस बात को भी समझना पड़ेगा जिस तरह शमशाद भाई ने इशारा किया था कि ये करके लोकतंत्र के रूप पर हमला किया गया। अगर हम संविधान में भरोसा रखने वाले लोग, लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग अगर इसी नैरेटिव पर आगे बढ़ेंगे तो शायद मेरे ख्याल से हमें इस लड़ाई में कोई सफलता हासिल हो सकती है। क्योंकि समाज में ये जो पूरा हमारे भारत का समाज है, इसमें मीडिया और सोशल मीडिया से जो नैरेटिव खड़ा किया गया उस नैरेटिव को खत्म करना इतना आसान नहीं, लेकिन ये नैरेटिव को पकड़ के रखना पड़ेगा। ये सिर्फ दानिश अली पर हमला नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि दानिश अली और मुसलमानों को टारगेट बनाकर ये तमाम प्रोसेस पे जो लोग यकीन रखते हैं, यहाँ की संवैधानिक प्रोसेस पे जो यकीन रखते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, लोकतांत्रिक वैल्यूज पर जो यकीन रखते हैं, कि उस तमाम चीज़ों पर हमला। और ये चीज़ समझकर हम तमाम लोगों को सड़कों पर आना ही पड़ेगा। सड़कें सुनी हैं, सुनी सड़कों को भर देना पड़ेगा और तमाम लोगों को साथ। ये बात है कि ये सिर्फ हम सब व्यक्ति हो जाए और रोड पर आ जाए, इससे काम नहीं चलता है। ये नेगेटिव ठीक नहीं है, बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा। तो सिविल सोसाइटी को पहले सामने आना पड़ेगा और यहाँ पर सबसे ज्यादा उनको बैठना पड़ेगा और फिर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पूरा ड्राफ्ट मैंने पेपर में पूरा ड्राफ्ट रखा है, ड्राफ्ट को पूरा समर्थन है मेरा और ड्राफ्ट बहुत अच्छा है और इसी बात साथ में बात पूरी करूँ। मेरा नाम जुनैदुद्दीन शेख और मैं मुस्लिम यूथ लीग गुजरात स्टेट कमेटी से आता हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी है। और यहाँ पे मैं ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि सभी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं। मैं सिर्फ मेरे विचार पेश करने के लिए ये मंच में यानी हमारे जो बड़े भाई हैं उनके बुलावे पे मैं यहाँ आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जो ये मैसेज देना चाहूँगा सभी धर्म के युवाओं के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा। आप जो भी यहाँ पर बैठे आप सब मेरे से सीनियर लीडर है मेरे, और मैं एक अभी सियासत के अंदर इस तरीके से मैं जो सीख रहा हूँ, और अभी 2 महीने पहले मैं कुंवर दानिश अली साहब से भी मिल के आया था। मैं हर 2 महीने दिल्ली जाता हूँ हमारे MP से मिलने के लिए। तो कुंवर दानिश अली जी एक ऐसे सांसद है, एक ना उनके मुंह से कभी दूसरे कास्ट के लिए कभी नफरत निकली है। तो बात ऐसी है कि अब ये जो नया सांसद बना है ये मोदी जी गवर्नमेंट की, तो इनकी मानसिकता ऐसी है कि जो नया सांसद है ये हमारे पैसों से बना है और जो पुराना सांसद था वो मुगलों का था। तो
ये मानसिकता ऐसी रखते हैं कि ये हमारा सांसद है, ये इसमें हमारी चलेगी। कोई भी पार्लियामेंट का एमपी हो तो उसको हम एक गैर नज़र से देखें, इन्हें जाति की तरह धमकाना, बोलना। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है युवाओं के लिए तो लीडर बनिए, पॉलिटिशियन बनिए, फिरकों में ना बटिए और जात पात में ना बटिए। ये एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ शमशाद भाई। ये मेरी राय इसलिए है कि आने वाला वक्त कैसा होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता, पर मैं मेरी समाज के खास करके युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि सियासत में आइए, सियासत से दूर मत हटे। हमारे बड़े बड़े जो बुजुर्गान दीन है, जो भी है, उन्होंने उसके लिए बोला है। ठीक है, सलाम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना वक्त निकाल कर आए। मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि हर एक आदमी ने बात तो कर ही ली है और इश्यूज सब ज़्यादातर उसमें कवर हो ही गए। आप लोगों के सामने बात करना चाहूँगा, मूवमेंट कोई भी हो, स्टार्टिंग में इतने लोग होते नहीं। आज तक की हिस्ट्री देख लो, चाहे आज़ादी की मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, स्टार्टिंग में चंद लोग ही होते हैं, उसी के बाद में लोग ज्वाइंट होते हैं, आते हैं। आज हम लोग जो इश्यू का आए हैं, हो सकता है कि स्पीकर एक्शन ले, अभी ले, लेकिन अगर जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि अहमदाबाद में कुछ लोग थे जो लोगों ने ये बीजेपी के एमपी के खिलाफ आवाज उठाई। हम लोगों को बेरे बुंगों में काउंटिंग नहीं की जाएगी। अहमदाबाद में 80 लाख लोग रहते होंगे, लेकिन यहाँ पे 80 लोग हैं। यही लोगों का दायित्व है कि जो लोग हक के लिए बात करते, कोई एक के लिए नहीं, हक के लिए बात करते, चाहे कोई भी कौम के खिलाफ बात हो, उसने जो लफ्ज का इस्तेमाल किया वो काबिल मजम्मत है, था और इंशाल्लाह रहेगा। और जो लोग हक की बात करते हैं वो करते रहेंगे, चाहे ऐसे एक हो कि 10 हो। पार्लियामेंट के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी के पास है, लेकिन हम लोग भी इसके खिलाफ बात करने वाले हैं। हम लोग खौफजदा के घर में बैठने वाले लोग नहीं है, चाहे गोली खाने पड़ेगी तो भी हम उसके खिलाफ बात करें। हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जालिम होता है ना, जालिम, वही खौफ, उसी में खौफ होता है, जालिम में ही खौफ होता है। जो लोग इसके पाँव में हो तो उसमें खौफ नहीं होता। हम लोग जो आज आए हैं ये काबिल तारीफ बात है। अगर काफी लोग हैं, काफी एनजीओ है, राजकीय पक्ष से लाखों लोग है, कोई नहीं बोल रहा, खामोश है। और बीएसपी का एमपी था जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एहतजाज उन लोगों की ओर से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये भी हमको बात पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नफरत बहुत ज्यादा हो गई। अगर ये कोई और कौम के लिए होता तो लोग रोडों पे होते। आज कोई बोलने वाला नहीं है, खामोश। पूरे हिंदुस्तान में जितनी आवाज इसके लिए उठनी चाहिए उठी ही नहीं। चंद इलाकों में कई लोग हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं अगर कोई ऐसा इश्यू आए नेक्स्ट टाइम में, अभी है, आप लोग सब एक होकर ऐसे ही अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह काफी चेंज हो सकता है। अस्सलाम। मैं ऐसे किसी मंच पे से आज पहली मरतबा अपनी बात बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मुझसे कोई गलती भी होगी, छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत हुई 2014 के बाद से एक छोटी छोटी मॉक लिंचिंग से और संसद भवन तक पहुंच चुकी है। तो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसने आप लोगों को अपने इरादे बता दिए हैं कि हम तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम मरने के लिए तैयार हो। अब आप लोग बताइए कि क्या आप इस तरह से मरने के लिए तैयार है या सामना करके मार के मरने के लिए तैयार है। बार बार यही होता है, छोटी मोटी बात को लेकर मारा जाता है, बड़ी बड़ी बातों को लेकर मारा जाता है। लेकिन आप एक बात गौर कीजिएगा कि सत्ताधारी पक्ष के एक छोटा पार्षद हो या विधायक हो, वो भी अपना भाषण शुरू करने से पहले यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम लेता है, गृह मंत्री का नाम लेता है। तो क्या उनकी इजाजत के बगैर और उनकी बैकिंग के बगैर कोई एक सांसद और रानी को इतना संसद में कहने की हिम्मत कर सकता था? बिल्कुल नहीं, किसी की ताकत नहीं है।
एक संसद सभ्य संसद के अंदर किसी दूसरे सांसद को इस तरह के अल्फाजों से नवाजे, लेकिन उनकी पार्टी का इतना मजबूत बैकअप है उनके लिए, इसलिए वो संसद में भी कहते हैं और सड़कों पर भी मारते हैं। हम लोगों की क्या यही किस्मत हम लोगों को चालू रखनी है? क्या इसी तरह से मार खाते रहेंगे? आजादी के 75 साल हो गए, आजादी के बाद से लगाकर अभी तक मुसलमानों का सिर्फ यही हाल है। तो जो लोग संसद में कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ आवाज उठाना जरूरी नहीं है, एक होना ही सबसे पहले सबसे बड़ी ताकत है। वो किसी भी पार्टी के लोग हो, हर पार्टी को अपने कौम के भाई के लिए, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, दीगर समाज जिनके ऊपर जुल्म हो रहे और होते रहते उनको भी हमारे साथ देना चाहिए। सबको एक करके शमशाद भाई, सिविल सोसाइटी और जितने भी मेंबर हैं, मैं ज्यादातर सबको सोशल मीडिया पर हर सोशल एक्टिविटी में देखता रहता हूँ जो हर मर्तबा अपनी आवाज उठाते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो यही होना चाहिए, सब में एक होकर के ऐसी जो हिटलरवादी सरकार है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। यहाँ पे आए हुए सारे सदस्य के साथी, यहाँ बैठे हुए हमारे सारे साथी ने बताया कि घटना क्या है, मगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि कहीं न कहीं हम लोग भी चुप रहे थे। चुप रहना भी एक हिंसा की शुरुआत है और वो शुरुआत हमने शायद 2014 के बाद की थी, जब मुसलमानों पे अलग अलग जगह पे हमले हो रहे थे। तो सिर्फ हमने लेकर देने का काम किया था, उसमें मैं भी शामिल हूँ। एक आवेदन पत्र दे देते थे तो वो सीमित हो जाता था, या कुछ सिविल सोसाइटी के लोग एक छोटी सी रैली निकाल लेते थे। क्यों हमने हमारी कौम को बाहर नहीं निकाला? क्यों हम लोगों के बीच में नहीं गए? क्यों हमने इनको जगाया नहीं है? वो सारी बातें जाने देते हैं, मगर देर आए दुरुस्त आए। जब ट्रेन के अंदर हादसा हुआ और 3 मुसलमानों को जब मार दिया गया गोली से, उस टाइम पे काफी लोग चुप थे, एक आवेदन पत्र देकर बैठ गए थे। तब मैं अंदर अंदर सोच रही थी कि क्यों मुसलमान बाहर नहीं निकलते। मैंने काफी लोगों से चर्चा की थी इसके बारे में कि एक रैली निकालते, एक धरना करते, तो बोले रैली की परमिशन नहीं मिलेगी। अगर परमिशन नहीं मिलती तो भी हम निकालेंगे, बहुत जल्द तो क्या होगा, एक दिन अंदर बिठा के रख देंगे उनको, इसके अलावा तो कुछ होने का नहीं था। मगर जो खौफ था मुसलमानों के अंदर वो बाहर आता, लोगों में हिम्मत आती कि देखो लोग बाहर आते, पकड़ के ले गए, दूसरे दिन तो छोड़ दिया, मगर हम निकले ही। कहीं भी कुछ भी होता है तो वो तो राजस्थान में हुआ है, वो महाराष्ट्र में हुआ है, बाकी लोग बोलेंगे वो तो गुजरात में हुआ है, मगर अब जो हुआ है वो संसद में हुआ है, संसद के बीच में हुआ है, लोगों के सामने हुआ है। और अब चुप रह के कोई मतलब नहीं है। आज सारे लोग मिले हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अब गलियों में जाना पड़ेगा, मोहल्लों में जाना पड़ेगा, मस्जिदों में इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है हमको। क्यों परमिशन ले भाई? हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी पूरी कौम को बदनाम किया जाता है और हम चुप रहेंगे? नहीं, हम अब गलियों में मोहल्लों में जाके सड़कों पे आएंगे और बताएंगे कि इस बार अगर तुमने अब कहीं भी किसी भी मुसलमान को गाली दी या पूरी कौम को गाली दी या किसी हिंदू भाई को गाली दी या किसी दलित, आदिवासी या ईसाई पे हमला किया तो हम चुप रहने वाले नहीं है। बाकी समाज के लोग जुड़ते नहीं जुड़ते वो एक अलग बात है, मगर शुरुआत तो हमारे से करेंगे ना। एक शायर ने बहुत खूब किया है कि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो इस कार्य को हमको बढ़ाना है और शुरुआत करनी है। शमशाद भाई और बाकी साथी बैठे हैं, सबको पता है कि 2002 के बाद इकराम भाई बैठे कि काफी हमने जद्दोजहद की थी, कोटा के लिए कितनी रैलियां निकाली थी, कोटा का कानून रद्द करवाने के लिए, 2002 के पीड़ितों को कंपनसेशन दिलाने के लिए काफी मेहनत की थी, तब जाके रिटर्न में उनको कंपनसेशन दिला था। तो अब तो संसद के अंदर जो हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी और वो पूरे हिंदुस्तान के लोग आवाज उठाएंगे। कल मेरी एक नेशनल लेवल पे जूम में मीटिंग थी और काफी करीबन 7-8 स्टेट की महिलाएं उसमें जुड़ी थी, सारी नॉन मुस्लिम महिलाएं थी, एक नई मुस्लिम थी और उसमें चर्चा यही हुई दानिश अली को लेके। और सारी महिलाओं ने ये कहा कि कोई झूठा है नहीं झूठा, कम से कम हम एक छोटा वीडियो बना के फेसबुक व्हाट्सएप सारे ग्रुपों में डालते हैं और ये कहते हैं कि ये हुआ, ये गलत हुआ है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको सारी जगह घुमाओ। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे बाकी साथी भी एक अपना छोटा सा वीडियो बना के डाले कि ये गलत हुआ है और उसको जिसने भी ये बोला है उसको संसद से
तुरंत उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए और वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। एक आरटीआई की जाए कि भाई इसने उसका बजट कहाँ यूज किया है, तो उससे भी पता चलेगा कि कौन मुस्लिम इलाका नहीं होगा, कोई दलित इलाका नहीं होगा, उससे हमारे पास एक डेटा भी बाहर आएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो इलेक्शन भी ना लड़ सके। तो हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। शुक्रिया दोस्तों। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।